दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉमर्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 दिसंबर 2020 और 11 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस राज्य के जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है महाराष्ट्र के कराड़ जनता सहकारी बैंक का। और लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त वित्त नहीं है। अब हम आरबीआई की बात कर लें तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत के सभी बैंकों का संचालक है। और रिजर्व बैंक जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। अब इसकी स्थापना के बारे में बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 और स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। और इसके मुख्यालय की बात कर लें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। और गवर्नर की बात कर लें तो शक्तिकांत दास ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं और ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार कौन से केंद्र खोलेगी? जी हाँ, ये भी हालिया न्यूज है। तो इसका सही जवाब है खेलो इंडिया। इन केंद्रों का नाम है खेलो इंडिया। सरकार खेलो इंडिया नामक लगभग 1000 छोटे केंद्र शुरू करेगी। इससे देश में खेल संस्कृति का विकास होगा और सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार मिलेगा। तो यह सरकार द्वारा काफी अच्छी पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत और किस देश के निवेश प्राधिकरण द्वारा भारत में निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष कार्यबल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों उसका सही जवाब है कतर। जी हाँ, कतर देश के साथ भारत और कतर ने कतर निवेश प्राधिकरण द्वारा भारत में निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष कार्यबल बनाने का निर्णय लिया है। अब हम कतर की बात कर लें तो आप एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको मैप में भी दिखाते हैं कतर का। ये देखिए मैप इसका, है ना। तो कतर जो है वो मध्य पूर्व का एक देश है और ये एक तेल समृद्ध राष्ट्र है, एक ऑयल प्रोड्यूसिंग है। और अगर राजधानी की बात कर लें तो कतर की राजधानी है दोहा और इसकी मुद्रा है कतरी रियाल। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और अब हम जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं वो है अमीर। कतर के अमीर है तमीम बिन हमद, इनको आप ध्यान में रखना। और कतर के प्रधानमंत्री है खालिद बिन खलीफा। अब एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो अमीर होता है खाड़ी देशों की अगर हम बात कर लें तो खाड़ी देशों में अमीर सबसे पावरफुल होता है। वो न सिर्फ सम्राट होता है बल्कि कतर राज्य का प्रमुख भी होता है। और हम अगर इनकी बात कर लें जो कतर के अमीर हैं तो वो साथ ही साथ कतर की आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी हैं। तो कुल मिलाकर जो अमीर होता है खाड़ी देशों में वो सबसे शक्तिशाली होता है अपने देश का। और प्रधानमंत्री की हम बात कर लें तो जो कतर के प्रधानमंत्री है खालिद बिन खलीफा वो वहाँ पर दूसरे सबसे पावरफुल है। तो दोस्तों यह बात आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में कौन से व्यक्ति पुनः कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो जी हाँ, इनका नाम है शेख सबाह अल खालिद अल सबाह, है ना। तो ये पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इनको फ़ोन करके बधाई भी दी है। अब हम कुवैत की बात कर लें तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। और देखिए कुवैत का आपको मैप भी दिखा देते हैं। ये देखिए मैप आप, है ना। तो कुवैत का ये मैप आप देख रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी राजधानी तो हो गई कुवैत सिटी, मुद्रा हो गई कुवैती दिनार और कुवैत के जो अमीर हैं वो है नवाफ अल अहमद, है ना। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है कि कुवैत के जो अमीर है वो सबसे शक्तिशाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कनाडा में किस भारतीय मूल के विधायक को ब्रिटिश कोलंबिया विधान का सभापति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज चौहान नामक जो विधायक हैं वो भारतीय मूल के विधायक है और उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया विधान सभापति के रूप में चुना गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। अब हम कनाडा की बात कर लें तो कनाडा एक उत्तर अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी है ओटावा। जी हाँ, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि टोरंटो काफ़ी फेमस शहर है कनाडा का। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसकी राजधानी टोरंटो नहीं, इसकी राजधानी है ओटावा।
ओटावा। जी हाँ। अब प्रधानमंत्री की हम बात कर लें तो जस्टिन ट्रूडो इसके प्रधानमंत्री हैं। और जब हम जस्टिन ट्रूडो की बात करेंगे तो हाल में हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये चर्चा में क्यों आए। तो इन्होंने, जस्टिन ट्रूडो की हम बात कर लें तो जस्टिन ट्रूडो जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, इन्होंने आंदोलनकारी भारतीय किसानों के साथ अपना समर्थन जताया था और कहा था कि भारत में स्थिति चिंताजनक है। तो इस कारण ये चर्चा में आ गए। अब हम कनाडा की बात करें तो कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी के लिए तैयारी करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में न्यूज़ है, 27 दिसंबर। जी हाँ, 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि महामारी के लिए तैयारी करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने किस राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी गलियारों के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है उड़ीसा। और एनजीटी ने ऐसा क्यों किया है उसके बारे में भी हम जानते हैं। अभी एनजीटी ने उड़ीसा सरकार को 14 हाथी गलियारों पर 3 महीने के भीतर एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। दरअसल उड़ीसा राज्य सरकार ने 14 हाथी गलियारों को बनाने का निर्णय लिया था, जिससे हाथी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तनाव मुक्त प्रवास कर सकें, लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई, इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को निर्देश देना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोविड-19 मामलों को कम करने के लिए किस देश ने गो फॉर जीरो पॉलिसी को अपनाया? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गो फॉर जीरो पॉलिसी कोविड-19 के मामलों को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया। जी, ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसने गो फॉर पॉलिसी को अपनाया। और ऑस्ट्रेलिया की गो फॉर पॉलिसी जो है वो सरकार ने क्वारंटाइन तोड़ने वाले यात्रियों के मुद्दे से निपटने के लिए एक क्यूआर कोड आधारित प्रणाली शुरू की थी इस गो फॉर जीरो पॉलिसी में, और इस प्रणाली ने संबंधित व्यक्ति को ट्रैक करने में मदद की, तो इसलिए ये चर्चा में आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में 5G NR का निर्माण करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? जी हाँ, पहली कंपनी है नोकिया। नोकिया जो कि बहुत पुरानी भारत में जिसके फ़ोन चलते आए हैं। शुरू में जब भारत में फ़ोन्स शुरू हुए तो नोकिया का फ़ोन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करता था, तो वही कंपनी है ये जो कि 5G NR के निर्माण में उतरी है। अब 5G NR क्या होता है? 5G NR का अर्थ है 5G न्यू रेडियो, और ये 5वीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क के लिए विकसित एक नई रेडियो एक्सेस तकनीक है। इसे 5G नेटवर्क के इंटरफेस के लिए मानक के रूप में तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? जी हाँ, ये हालिया खबर है, तो वो है पार्थिव पटेल। उन्होंने सभी रूपों से संन्यास ले लिया है। और पार्थिव पटेल की बात कर लें तो वो टेस्ट क्रिकेट में विश्व के सबसे कम उम्र के विकेटकीपर के रूप में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 9 दिसंबर 2020 को मंगलेश डबराल का निधन हो गया, वो क्या थे? जी हाँ, मंगलेश डबराल जी वो लेखक और कवि थे, और हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और कवि मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम रहे हैं। और सन 2000 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात कर लें तो जो चीज़ें कभी भी पूछी जा सकती एग्जाम में, पहाड़ पर लालटेन, दूसरा घर का रास्ता, तीसरा हम जो देखते हैं, चौथा नए युग में शत्रु, और पांचवा आवाज़ भी एक जगह है। जी हाँ, इन रचनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मंगलेश डबराल। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अंकटाड यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंकटाड में संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 का विजेता किसे चुना गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इन्वेस्ट इंडिया। जी हाँ, इन्वेस्ट इंडिया नामक जो भारत की संस्था है उसे संयुक्त राष्ट्र का निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 मिला है। अब हम अंकटाड की बात कर लें तो इसकी फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इस संस्था के बारे में बात करें तो ये संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्यों को लेकर चलती है, और इसकी स्थापना हुई है 1964 में। अंकटाड के मुख्यालय की हम बात कर लें तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड यानी इसके मुखिया जो हैं उनका नाम है मुखीसा कितुई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत के किस राज्य ने शहीद फौजियों के नाम पर 5 सरकारी स्कूल का नाम बदलने की योजना बनाई है? तो उसका सही जवाब है पंजाब। जी हाँ, पंजाब ने फैसला किया है कि 5 सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर शहीद फौजियों के नाम पर रखा जाए, और ये शहीदों और प्रमुख दिवंगत व्यक्तियों का सम्मान करने की अपनी नीति के तहत किया गया है पंजाब सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में किस बैंक ने गोल्ड लोन के हिस्से के रूप में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की? तो उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, और इस योजना के तहत बैंक महिलाओं के लिए 0.50% रियायत पर ऋण दे रहा है।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 दिसंबर। जी हाँ, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और जीके में ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आता रहता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूडीएचआर को अपनाया, तब से ये दिन मनाया जाता है। और यूडीएचआर क्या है? यूडीएचआर एक दस्तावेज है जो उन सभी अधिकारों को बताता है जिस पर किसी भी नस्ल या रंग के भेद से परे हर मनुष्य का हक है। तो जी हाँ, ये हर मनुष्य को एक दृष्टि से देखता है, इसलिए विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इस बार के मानवाधिकार दिवस का विषय अगर बात कर लें तो जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए फिटनेस भत्ता शुरू किया? जी हाँ, फिटनेस भत्ता। तो वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, जो आपको ध्यान में रखना है। तो कोटक के हेल्थ टू द पावर इन्फिनिटी कार्यक्रम के तहत बैंक के कर्मचारी मासिक फिटनेस भत्ते के लिए पात्र होंगे। ठीक है, कर्मचारियों को अपने फिटनेस लक्ष्यों को बैंक के साथ साझा करना होगा, जिससे यह पता चले कि वास्तव में भत्ते से लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। फिटनेस भत्ता शुरू किया है किस बैंक ने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है मारा गोमेज। जी हाँ, मारा गोमेज पहली ट्रांसजेंडर महिला है जो कि अर्जेंटीना में जिन्हें ऑफिशियली फुटबॉल खेलने की परमिशन मिल गई है, और ये विला सैन कार्लोस क्लब से खेलना शुरू किया है इन्होंने। और हम अगर ट्रांसजेंडर की बात कर लें तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह ना तो पुरुष होता है और ना ही महिला, उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, उन्हें ट्रांसजेंडर भी किया जाता है। और कुछ लोग अपना जेंडर चेंज भी करवा लेते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में पहचान की मान्यता प्रदान की। तो जीके की दृष्टि से आपको ये ध्यान में रखना है कि 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में पहचान दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसे शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है बजरंग पूनिया और इलावेनील वलारिवन। जी हाँ, जहां एक तरफ बजरंग पूनिया रेसलर हैं, वहीं दूसरी तरफ इलावेनील शूटर हैं, और दोनों एथलीटों ने अपनी अपनी श्रेणियों में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है? जी हाँ, ऐप का नाम है मेरा कोविड केंद्र, और इस ऐप को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। इस ऐप के माध्यम से कोविड-19 के टेस्टिंग सेंटर यानी परीक्षण केंद्र का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस देश के राजनयिकों में हवाना सिंड्रोम मिला है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हवाना सिंड्रोम, जो आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, पीएससी में, यूपीएससी में, किसी भी जगह, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। हवाना सिंड्रोम, जी हाँ, ये चर्चा में है और ये अमेरिका के राजनयिकों में मिला है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि इस सिंड्रोम में चक्कर आना, मतली, सिरदर्द और सुनने की समस्याएं इत्यादि शामिल है। और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इन न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के संभावित कारणों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसे उन्होंने हवाना सिंड्रोम कहा है। दरअसल हाल ही में क्यूबा, चीन और अन्य देशों में अमेरिकी राजनयिक इससे प्रभावित हुए, और ये एक रहस्यमय न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। तो अगर हम बात कर लें NAS की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंसेज हैं, NAS की रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी संभवतः डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण होती है। तो फिलहाल अभी इस पे बातें ही चल रही है, और अभी ठीक से इसके बारे में नहीं पता चला है कि हवाना सिंड्रोम क्यों हो रहा है, और वो भी सिर्फ अमेरिकी राजनयिकों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाल ही में सरकार ने कोरोना टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो ऐप का नाम है कोविन। जी हाँ, COWIN, कोविन। केंद्र सरकार ने कोविन नामक एक ऐसा ऐप बनाया है जो कोरोना वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा, जिसे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है प्ले स्टोर से, और लोगों को वैक्सीन के लिए यहाँ रजिस्टर करना होगा। जी हाँ, इस ऐप को डाउनलोड करके लोग यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही टीकाकरण लोग करवा सकते हैं, और इसलिए सरकार ने ये लॉन्च किया है, और इस ऐप को स्वास्थ्य मंत्रालय ने विकसित किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मवेशी वध की रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक पारित किया? मवेशी वध यानी गो हत्या जो होती है उसके बारे में है, तो वो है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक ने इस बिल को पारित किया है। बिल पारित होने के बाद मवेशियों का वध, तस्करी
अवैध परिवहन और गायों पर अत्याचार एक संज्ञेय अपराध होगा और इसके लिए 3 से 7 साल तक की कैद हो सकती है और इसके लिए 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब भारत में अगर हम मवेशी वध कानून की बात कर लें, थोड़ा सा ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। भारत में मवेशी वध कानून की अगर हम बात करें तो 2005 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विभिन्न राज्यों में गौ हत्या विरोधी कानूनों को की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और भारत में लगभग 20 ऐसे राज्य हैं जहां वर्तमान में गौ हत्या को विनियमित करने के लिए कानून है और इसमें पशु वध भी शामिल है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? जी हाँ, वो देश है कनाडा, जहां पर 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? जी हाँ, 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी और इस संसद भवन में जो कि बनेगा, प्रस्तावित संसद भवन है, इसमें 1400 लोगों के बैठने की, लगभग 1400 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और इस नए संसद भवन की 2022 तक बनने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहां के लिए है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, सबमरीन मतलब समुद्र के अंदर केबल बिछाना, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स और कोच्चि के लिए है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ लें तो इस प्रोजेक्ट के तहत लक्षद्वीप आइलैंड्स के जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, लक्षद्वीप आइलैंड्स के 11 द्वीपों को मेनलैंड कोच्चि के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अब कोच्चि के साथ कनेक्ट कैसे किया जाएगा? इसके लिए लक्षद्वीप और कोच्चि के बीच डेडिकेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी और इस प्रोजेक्ट को KLI प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। कि अगर आपसे एग्जाम में पूछें KLI प्रोजेक्ट तो वो है कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड्स प्रोजेक्ट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, KLI प्रोजेक्ट, और यह परियोजना 2023 तक पूरी हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा केरल के बारे में भी जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री की हम बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और लक्षद्वीप के बारे में भी अब थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें तो लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीपों को लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था और ये द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। जी हाँ, लक्षद्वीप में सिर्फ एक ही जिला है और वो लक्षद्वीप है। और राजधानी की हम बात कर लें तो राजधानी वहाँ की है कावारत्ती। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 100% जैविक क्षेत्र बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप की बात की है और लक्षद्वीप से संबंधित ही अगला क्वेश्चन। तो लक्षद्वीप ने 100% जैविक क्षेत्र बनने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इस उपलब्धि को हासिल किया। इससे पहले, अब ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है जनरल नॉलेज की दृष्टि से, इससे पहले सिक्किम 100% जैविक क्षेत्र बनने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही खबर आई है कि सिक्किम भारत का पहला वो राज्य है जिसने 100% जैविक क्षेत्र हासिल किया है। अब हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है और हम देखें तो इसमें पिछले 15 वर्षों से लक्षद्वीप में रसायनों और उर्वरकों का कोई भी शिपमेंट नहीं हुआ, यानी वहाँ पर रसायन और उर्वरकों का प्रयोग नहीं हुआ है और ना वहाँ पर आए हैं वो। जैविक खेती क्या है इसके बारे में हम जान लें तो इस तकनीक में प्राकृतिक तरीकों से पौधों की खेती और पशुपालन शामिल है। ये मिट्टी की उर्वरता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता इस तकनीक में। और जैविक खेती का उद्देश्य अपव्यय और प्रदूषण को कम करना है। तो ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में जो कि फैक्ट बेस्ड हैं उसमें आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।